हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के पार्ट 2 के बारे में। वर्ग 2 में पिछले वर्ष में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से डिस्कस करते हैं क्योंकि वर्ग 3 में इनके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि टॉपिक सेम रहते हैं। तो अब आप लोगों को ये आइडिया लग चुका होगा, 36 सेशन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक दिन मैं आपको अलग से एक सेशन में ये बता दूंगी कि हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से हर बार प्रश्न आता है। जैसे प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, ये आपने खुद ने देख लिया होगा। पेरेंटिंग स्टाइल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीएफ पे है, राइट टू एजुकेशन पे है। इस तरीके से एक दिन हम सारे टॉपिक्स, केवल टॉपिक के बारे में हम बात कर लेंगे कि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग के लिए भी तैयारी करने में सुविधा रहेगी कि हाँ, जब टॉपिक्स पता चल गए तो अब हमें इन पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ तैयार कर लेने, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। तो एक चीज और है कि आपको कोई भी बुक मिलती है तो आप वहां से प्रैक्टिस करो। थ्योरी आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि अभी तक आप लोग जब से तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी वाले सेशंस तो कर चुके होंगे। तो अब आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहां से भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। कोई भी बुक हो आपके पास, इंटरनेट पे कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल है वो, तो उनकी प्रैक्टिस करो। और एक बात और, टाइमिंग के साथ करो। जैसे बाल विकास में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, और 150 मिनट रहते हैं, मतलब हम अगर 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें तो 30 मिनट हमको बाल विकास के लिए मिल जाते हैं। तो कोशिश करो कि बाल विकास को आप 25 मिनट में ही 30 क्वेश्चन उसके कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा टाइमिंग पर भी ध्यान रखना है। और अगर हम अभी से अपनी टाइमिंग पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे तो क्या होगा, 5 मार्च को जब हमारा वर्ग 3 का पेपर है उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन वैसे सोल्व है। तो विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। देखो यहाँ पर अलग अलग हो गया, इंग्लिश में ग्रोथ हो गया और वैसे विकास हो गया। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म पैटर्न इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, पैटर्न समान रहता है लेकिन जो उसकी रेट रहती है ना, दर, वो कभी भी समान नहीं होती, हर बच्चे में अलग अलग होती है। फिर है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका बताना है कि गणितीय समस्याओं का समाधान कर दो। उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे दैनिक जीवन में सामना करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, या फिर सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। मतलब ये बात सही है कि अगर आप इंगेज करते हो जो भी सराउंडिंग्स है चारों ओर की, उसमें ज्यादा आप अच्छे से किसी भी समस्या का निवारण कर पाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, डैश का मानना था कि व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होती है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। पर्सनैलिटी की बात किसने करी, तो इन सब में सिगमंड फ्रॉइड ने करी है। तो हमारा आंसर तो यही हो गया। और उन्होंने ये भी बताया है, जो स्टेजेस दिए ना, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, हम इसको ना एक अलग से सेशन में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे फ्रॉइड के बारे में। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरीज को बोला जाता है। तो इन्होंने पूरे जीवन भर में क्या क्या इफेक्ट होते हैं तो वो सब बताया है। तो पर्सनालिटी की जो एक थ्योरी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, द टर्म नॉर्मेटिव डेवलपमेंट इंडिकेट्स, निर्देशात्मक विकास सूचित करता है रेट, एक्सटेंट, डायरेक्शन या फिर डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज। तो डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज, विशिष्ट गुण। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है कि जब परावर्णीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल या फिर सोशल। तो देखो पर्यावरण की बात आ रही है ना, तो सामाजिक अधिगम होगा, सोशल लर्निंग होगी, क्योंकि समाज कहाँ, बाहरी तो है, बाहरी आवरण मतलब पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं। तो किस में रहते हैं, समाज में। तो ये कैसी हो जाएगी, सोशल लर्निंग हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पर सोशल लर्निंग से बात याद आ गई, सोशल लर्निंग एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, एज अ फ्यूचर टीचर यू विल नीड टू डैश एंड कनेक्ट विथ रूम फुल ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट है डील, जुड़ने, समझ या फिर सहयोग। तो इसका समझ, अंडरस्टैंड बिल्कुल आंसर हो जाएगा। एज अ फ्यूचर टीचर यू विल नीड टू अंडरस्टैंड
एंड कनेक्ट विथ रूम फुल ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स। जो विभिन्न छात्र होते हैं उनके साथ जुड़ना होगा, ये आपको समझ बनानी होगी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है। तो वर्गीकृत करना है लक्ष्य के अनुसरण पर, मतलब ट्रैकिंग, डिस्क्राइबिंग, ये सब है, लेकिन तत्काल तैयार करना ये नहीं है, क्योंकि हमसे गहन चिंतन के बारे में पूछा गया है। अब जो चीज तत्काल तैयार हो रही है, इम्प्रोवाइजिंग, जैसे एक्सटेम्पोर होता है ना, स्पीच, भाषण, तत्काल भाषण, तो वो उसमें क्या आप गहन चिंतन करोगे। फिर है कि जब बच्चे ये पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है, तो ये कहा जा सकता है सोशल इंफॉर्मेशन रोल टेकिंग, सोशल एंड कन्वेंशनल सिस्टम रोल टेकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सही बात है, आत्म प्रतिबिंबित, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है। इंटेलिजेंस टेस्ट शुड फ्री ऑफ डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। फिर भी हम और देख लेते हैं। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज कल्चरल डिपेंडेंट, नो, इंटेलिजेंस कैन इवॉल्व, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है। आवंटित समय उस कार्य से अधिक जो वास्तव में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। टाइम अलॉटेड इज मोर देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क। द पैटर्न ऑफ सेटिंग ऑफ टास्क। द चैलेंज व्हाट द चिल्ड्रन आस्क्ड टू डू विच इज नॉट एंगेजिंग और रेलेवेंट। चुनौती जो बच्चों से करने के लिए कहा गया आकर्षक और प्रासंगिक ना हो तो फेलियर बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है कुछ समझने के लिए, उसको वो चीज रेलेवेंट ही नहीं लग रही है, या वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो वो कैसे चीजें समझ पाएगा, तो ये फेलियर का रीजन बन जाएगा ना। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात आती है यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वो कैसे होंगे। दे नोटिस द बिग पिक्चर, सी हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स, ठीक बात है। दे पे अटेंशन टू कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड डिटेल्स, इतना ज्यादा तो नहीं कह सकते। दे फोकस ऑन द रियलिटी ऑफ हाउ थिंग्स आर, ठीक है। दे लाइक टू डिस्क्राइब थिंग्स इन अ स्पेसिफिक और लिटरल वे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। दे नोटिस द बिग पिक्चर, सी हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाजशास्त्र की ओर बढ़ते हैं, तो ये है जीन पियाजे। क्योंकि आप सबने पढ़ा है जीन पियाजे ने क्या है, ईगो सेंट्रिक के बारे में बात की है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, जैसे जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज से आगे बढ़ता है तो ईगो सेंट्रिक जो होता है वो कम होता जाता है और बच्चा सोशल इंटरेक्शन करने लगता है, तो सोशियो सेंट्रिज्म उसमें आने लगता है। तो जीन पियाजे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने पियाजे से रिलेटेड थ्योरी नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में देख सकते हैं, या फिर सीडीपी चैप्टर वाइज एक नई प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर भी देख सकते हैं। तो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ईगोसेंट्रिक क्या होता है, ये सब। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि गलत लाभ है। All disciplines cannot use the method to solve a problem. Learners participate actively in the process. It makes the learner interested in the learning process. Evaluation of learning using this method is easy. ये यहाँ पर गलत लग रहा है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एमपीपीबी की तरफ से जो कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ और बोनस मार्क्स मिला था, क्योंकि शब्द खोजने की जो समस्या है वो है डिस्नोमिया, लेकिन हमसे यहाँ निदान पूछा गया है, जो कि यहाँ पर निदान वाला ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। आप लोग समझ रहे ना, डिसलेक्सिया जैसे रीडिंग डिसऑर्डर, कैलकुलिया मैथमेटिक्स डिसऑर्डर, तो ये क्या है, जो डिस्नोमिया है ना वो बच्चों में शब्द खोजने की समस्या है। निदान यहाँ पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को
MPPEB की तरफ से कैंसिल करके बोनस मार्क्स दिया गया था। बस इस क्वेश्चन को ऐड करने का केवल ये उद्देश्य था कि यहाँ पर आपको पता चल जाए कि शब्द खोजने की जो समस्या है उसे डिस्नोमिया बोला जाता है। फिर बात है कि ये हॉरिजॉन्टल डेक्लेज जो है वो किसने टर्म दिया, तो ये पियाजे ने टर्म दिया है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डेक्लेज होता क्या है। Horizontal decalage is a concept which refers to the observation that once a child has the ability to perform a certain task, एक बच्चे के पास या किसी भी बच्चे के पास उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेबिलिटी है, but they don't know how to immediately apply the concept to other functions। अब दूसरे काम में उस चीज को कैसे अप्लाई किया जाए जबकि वो कंसेप्चुअली सेम है, उसके बाद भी उसको दूसरे फंक्शन में काम करना नहीं आ पा रहा। इसको हम कंजर्वेशन से समझ सकते हैं। जब बच्चे में कंजर्वेशन का गुण नहीं होता है तो वो केवल एक एस्पेक्ट देखता है, भाई उसने केवल हाइट का देख लिया, उसने ब्रेथ का नहीं देखा, ठीक है। लेकिन जब उसको ये सारे एस्पेक्ट्स पता चल जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से डील कर लेता है। तो उसमें यही दिया है हॉरिजॉन्टल डेक्लेज क्या होता है कि बच्चे में वो कैपेबिलिटी है टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और फंक्शन, दे डोंट नो हाउ टू इमीडिएटली अप्लाई टू कंसेप्ट टू अदर फंक्शंस फॉर द टास्क दैट शेयर द सेम कंसेप्चुअल आइडिएशन। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, वो कंजर्वेशन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को वो आ गया होगा समझ में, तो इसका प्याजे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।